हेलो दोस्तों। आज की कहानी रूस और यूक्रेन के जंग के दौरान रूसी फौजियों के यूक्रेनी खवातीन के साथ किए गए जुल्म और ज्यादती को दिखाती है। जहां यूक्रेन के बर्फानी जंगलों में हवस के बोखे रूसी फौजियों का सामना एक ऐसी लड़की से हुआ जिसे वो कमजोर समझ बैठे और उससे अपनी हवस का निशाना बनाने लगे, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक सच में चुड़ैल थी। तब उन रूसी फौजियों के साथ जो कुछ हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। तो आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह रूसी फौजी यूक्रेन की औरतों से अपनी हवस पूरी करते हैं। इसे आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सीन भी दिखाए गए हैं जो आपने शायद इससे पहले यूट्यूब पर न देखे हों। कहानी शुरू होती है एक तारीक और डरावनी रात से। एक घने जंगल में एक खातून अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है और वो काफी जख्मी भी होती है। भागते भागते वो एक घर के करीब पहुंचती है जहां से लाल रंग की रोशनी नजर आ रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक सियाह साया आकर उस पर हमला कर देता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। ये अजीब मखलूक उस खातून के सामने एक नाम लेती है, एंड्रे। जैसे ही वो ये नाम सुनती है, खातून खौफ के मारे नींद से जाग जाती है। हालांकि ये सिर्फ एक खौफनाक ख्वाब था, लेकिन ओलेना बहुत ज्यादा डर जाती है। ओलेना को समझ नहीं आता कि उस ख्वाब में वो अजीब मखलूक कौन थी और उसने एंड्रे का नाम क्यों लिया। ये सब सोचकर ओलेना परेशान हो जाती है और अपने मंगीतर के पास जाती है जिसका नाम एंड्री होता है। दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। एंड्री और ओलेना कुछ खूबसूरत लम्हे साथ गुजारते हैं और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे और फिलहाल वो दोनों यूक्रेन में एक साथ रहते थे। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता तैयार करता है और फिर अपने काम पर चला जाता, लेकिन ओलेना के दिमाग में अब भी वही डरावना ख्वाब गर्दिश कर रहा था। इसी वजह से वो अपनी खाला येवदुकिया को कॉल करती है। ओलेना अपने ख्वाब के बारे में येवदुकिया को बताती है और कहती है कि ख्वाब में मौत एंड्री को लेने आई थी। ये सुनकर येवदुकिया बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो, और उसे कहां और कैसे भेजना है ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलेना और एंड्री एक साथ खुश हैं, क्योंकि आज इनकी सालगिरह थी। दोनों ने इस मौके पर एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया था और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लेकिन इनकी ये खुशी जल्द ही खौफ में बदल जाती है, क्योंकि ये साल 2022 था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूसी फौजी यूक्रेन में घुस आए थे और इन्होंने अहम शख्सियात को अगवा करना शुरू कर दिया था। रूसी फौज की वजह से यूक्रेन के आम लोग भी बहुत डरे हुए थे और अपने घरों में छिपने पर मजबूर थे। इधर एंड्री और ओलेना ने भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन इस वक्त यूक्रेन का हर इलाका रूसी फौजियों के कंट्रोल में था। इसलिए ओलेना एंड्री से कहती है, हमें खाला येवदुकिया के पास चलना चाहिए। खाला येवदुकिया का घर शहर से दूर जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। ये वही घर था जो दूसरी जंग अजीम के दौरान भी महफूज रहा था और जहां कोई फौजी नहीं पहुंच सका था। इसीलिए ओलेना इसरार करती है कि वो दोनों वहीं जाएं और एंड्री भी मान जाता है और दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ रूसी फौजी उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। वो उनसे पूछगछ करते हैं और उनकी तलाशी भी लेते हैं। एंड्री उनसे बचने की कोशिश में बड़ी समझदारी से बात करता है, लेकिन फौजी ओलेना के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। एंड्री ये सब देखकर गुस्से में भर तो जाता है, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखता है और खामोश रहता है, क्योंकि वो हर हाल में यहां से निकलना चाहता था। फौजी उनसे काफी पूछगछ करने के बाद भी उन्हें जाने नहीं देते, बल्कि वो अपने चीफ से दरख्वास्त करते हैं कि वो ओलेना को उनके हवाले कर दे ताकि वो उसके साथ गलत काम करें। अफसोस की बात यह थी कि उनका चीफ भी उस बात पर राजी हो जाता है
जैसे ही फौजियों को इजाजत मिलती है, वो ओलेना के पास आते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर री एंड्री का खून खोलने लगता है। वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता और अचानक उन फौजियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस हमले में एक फौजी मारा जाता है, जबकि दूसरे फौजी का पीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। किसी तरह एंड्री और ओलेना अपनी जान बचाकर खाला येवदुकिया के घर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना जल्दी से अपनी गाड़ी से अपने कुत्ते को निकालती है, क्योंकि फायरिंग के दौरान वो भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। ओलेना अपने कुत्ते का इलाज करवाने के लिए उसे खाला के हवाले कर देती है। इसी दौरान ओलेना अपने हाथों पर लगा खून देखती है। घबराकर जब वो एंड्री के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि एंड्री भी जख्मी है और इसे गोली लगी है। एंड्री की हालत बहुत खराब थी। ओलेना उसे संभालने और बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि वो उसकी जान ले लेता है और ओलेना अपने ही हाथों में अपने प्यारे एंड्री को मरता देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो एंड्री को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन अब उसका वक्त पूरा हो चुका था। मौत आकर एंड्री को अपने साथ ले जाती है। वही मौत जिसका इशारा ओलेना को बार बार अपने ख्वाबों में मिल रहा था, अब हकीकत बन चुकी थी। दूसरी तरफ वही फौजी जो उस वाकये का सबब बने थे, ऐसे जाहिर करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बेहसी के साथ अपने साथियों का जरूरी सामान उकठा करने में लग जाते हैं। गविया उनके दिल में कोई अफसोस या पुछतावा नहीं और जख्मी फौजियों का इलाज करके बेफिक्री से बैठ जाते हैं, गविया कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ ओलेना के लिए एंड्री की मौत को कबूल करना बेहद मुश्किल था। वो एंड्री की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना की यह हालत देखकर खाला येवदुकिया उसके पास आती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं, सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना उनकी बात सुनकर कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे सिर्फ एंड्री चाहिए। फिर वो आगे कहती है, मैं कई जिंदगियां जी चुकी हूं, हजारों जंगें देख चुकी हूं, बेशुमार लोगों को खो चुकी हूं, लेकिन एंड्री को खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। पहली बार मैंने एंड्री के साथ एक आम लड़की की तरह मोहब्बत को महसूस किया था, लेकिन मुझसे यह खुशी भी छीन ली गई। ओलेना फैसला करती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई, वो उन्हें सुकून से नहीं जीने देगी। वो कहती है, मैं उन्हें इतना तकलीफ दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। ये कहते हुए ओलेना वहां से जाने लगती है और खाला येवदुकिया से कहती है कि वो एंड्री की लाश को जला दें। फिर ओलेना एक कुल्हाड़ी उठाकर घर के अंदर बनी एक खुफिया दीवार के पास जाती है और उसे तोड़ने लगती है। दीवार टूटने के बाद ओलेना दीवार तोड़कर एक खुफिया कमरे में दाखिल हो जाती है। उस कमरे में काला जादू और कुछ पुरअसरार चीजें मौजूद थीं, जो कि इंतहाई खतरनाक थीं। ओलेना एक जादुई आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम कपड़े उतार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना की दोनों कलाइयों पर टैटू बने हुए हैं, लेकिन जब वो जादुई आईने में देखती है तो ये टैटू जंजीरों की शक्ल में नजर आते हैं। ओलेना उन जंजीरों को, जो कि उसके टैटू थे, काट कर तोड़ देती है। उस अमल के साथ ही वो ताकतें जो उसने एंड्री के लिए छोड़ दी थी, दोबारा आजाद हो जाती हैं और उसके जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं कि ओलेना के जिस्म में एक खास किस्म की ताकत दौड़ने लगती है। ये ताकतें वापस मिलते ही वो पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन जाती है। अब वो मुकम्मल तौर पर अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओलेना कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक जादूगरनी थी। वो अपनी जादूगरी की दुनिया को छोड़कर एंड्री के साथ आम जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। इसीलिए वो दोबारा अपनी दुनिया में वापस आ गई। दूसरी तरफ हम रूसी फौजियों को देखते हैं, जिनके चीफ उन्हें बताते हैं कि खाने की सप्लाई फिलहाल मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन ने रोक लिया है। चीफ अपने फौजियों से कहता है, अब तुम लोग बिल्कुल आजाद हो। चीफ कहता है, तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम उसके लिए आजाद हो।
चाहे किसी को मारना पड़े, बस खाने का बंदोबस्त करो। ये सुनकर फौजी खुश हो जाते हैं और खाने की तलाश में अलग अलग निकल जाते हैं। कुछ फौजी एक घर में खाने की तलाश करते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये रूसी फौजी उस बुजुर्ग को मार देते हैं और जबरदस्ती उसके घर में दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर उन्हें एक लड़की नजर आती है जिसका नाम काटियांग था। काटिया को देखकर ये फौजी उसे कैदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काटिया किसी तरह उनसे बचकर भागने लगती है। अफसोस कि काटिया ज्यादा देर तक बच नहीं पाती और ये फौजी उसे बेहोश कर देते हैं। इनमें से एक फौजी मौके का फायदा उठाकर काटिया के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है। जैसे ही काटिया को यह सब महसूस होता है, वो होश में आकर जोर जोर से चीखने और चलाने लगती है, लेकिन यह फौजी उस पर कोई रहम नहीं करता। दूसरी तरफ कुछ फौजी एक और घर में मौज मस्ती के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं। जब एक खातून ये सब देखती है तो वो उन फौजियों को समझाते हुए कहती है, तुम लोग इंसान हो, इंसान ही बनकर रहो, जानवरों जैसा सलूक मत करो। खातून की ये बात सुनकर फौजी गुस्से में आ जाते हैं और उसे गोली मारकर कत्ल कर देते हैं। उसके बाद ये फौजी कैंप के पास पहुंचते हैं जहां काटिया को भी लाया जाता है ताकि ये फौजी उसके जरिए अपना दुल बहलाम सकें। लेकिन उसी वक्त हम अवेलिना को देखते हैं जो खून का इस्तेमाल करते हुए एक रस्म अदा कर रही होती है। यह रस्म उस फौजी पर की गई थी जिसे एंड्री ने गोली मारकर जख्मी किया था। अवेलिना के इस रस्म की वजह से जख्मी फौजी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसे इतना शदीद दर्द होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अचानक उस फौजी के मुंहों से बालों का एक गुच्छा और एक कागज का टुकड़ा निकलता है जिस पर लिखा होता है कि यह जंगल तुम सबकी कब्र बनेगा। यह सब बढ़ने और देखने के बाद यह फौजी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ चीफ एक ख्वाब देखता है जिसमें ओलेना खून में डूबी हुई नजर आती है। वो ख्वाब में उन सबको मारने की बात करती है। ये देखकर चीफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने फौजियों को हुक्म देता है कि काटिया को यहां से दूर ले जाकर फेंक दे। चीफ के हुक्म पर फौजी काटिया को एक सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं। तब ओलिना भी वहां पहुंचती है और काटिया से कहती है, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? काटिया कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ जाहिर करता है कि वो इंतकाम लेना चाहती है। ओलेना ये बात फौरन समझ जाती है। दूसरी तरफ एक और फौजी जब पेशाब करने जाता है तो पेशाब की जगह खून आता है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद हमें दो फौजी दिखाए जाते हैं जिनमें से एक को ओलेना काबू में करने की कोशिश करती है। जब वो उसे मारने के लिए आती है तो उसे उस फौजी की फैमिली की तस्वीर नजर आती है। तस्वीर देखकर वो उसे मारने का इरादा छोड़ देती है और अब वो दूसरे फौजी को पैसों का लालच देती है। जमीन पर इतने ज्यादा पैसे देखकर दूसरा फौजी लालच में आकर उसके करीब जाने लगता है। अगली सुबह जब सारे फौजी अपने फोन देखते हैं तो सबको एक ही पैगाम मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम सबकी कब्रें इसी जंगल में बनेंगी। ये पैगाम पढ़कर सारे फौजी बहुत डर जाते हैं, लेकिन उनका चीफ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि यह भूत, प्रीत या जादू की बात नहीं, बल्कि दुश्मनों की कोई चाल है। वो सब फौजियों को मोहतात रहने का हुक्म देता है। उसी वक्त एक फौज ये सब लोगों को जंगल में एक ऐसी जगह ले जाता है जहां बहुत सारी लकड़ी की गुड़ियां लटक रही थी। वहां ये लोग अपने एक साथी फौजी को देखते हैं जो एक दरख्त से बंधा हुआ था। उसके बाल नोच लिए गए थे, होंठ सिए हुए थे और पीठ भी चाक किया हुआ था। यह हालत देखकर सब लोग हैरान और खौफजदा हो जाते हैं। एक फौजी जैसे ही अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वो दरख्त से बंधा फौजी धमाके से फट जाता है क्योंकि ओलेना ने उस जगह बम का जाल बिछाया हुआ था। यह देखकर सब फौजी उस फौजी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। दूसरी तरफ हमें ओलेना दिखाई जाती है जो एक बहुत ताकतवर जादुई अमल कर रही होती है। उस अमल के दौरान वो एक शैतान को बुलाकर अपने अंदर जज़ब कर लेती है ताकि उसकी ताकतें हासिल कर सके। जब यह वदोकिया अपने घर के बाहर देखती है तो वहां बहुत सारे मुर्दा परिंदे बारिश की तरह गिर रहे होते हैं।
ये मंजर देखकर येवदुकिया डर जाती है और जल्दी से ओलेना के पास चली जाती है। जब येवदुकिया ओलेना को देखती है तो समझ जाती है कि ओलेना बदला लेने के लिए बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन यह सब खुद ओलेना के लिए भी बहुत खतरनाक था। येवदुकिया ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने ये सब अभी नहीं रोका तो उसके नतीजे में तुम्हें भी बहुत नुकसान होगा। मगर ओलेना उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। यह सुनकर येवदुकिया कहती है, मैंने तुम्हें चुड़ैल बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। लेकिन ओलेना येवदुकिया की कोई बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ हमें एक फौजी दिखाया जाता है जिसे एक फैमिली फोटो मिली थी। उस तस्वीर में उसकी बीवी और बेटा खून में लथपथ दिखाए गए थे क्योंकि ओलेना ने दोनों को मार दिया था। उसी तस्वीर की मदद से ओलेना ने उन दोनों को मारने के लिए जादुई अमल भी किया था। ये देखकर फौजी बहुत खौफजदा हो जाता है और अपनी फैमिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करता है। लेकिन चीफ उसे शहर जाने की इजाजत नहीं देता, लिहाजा वो खुद ही एक टैंक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में ओलेना उसके साथ जहनी खेल खेलती है और उसी उलझन में फंसकर वो फौजी अपने ही 2 फौजी साथियों को टैंक से कुचल कर मार देता है। ये देखकर बाकी फौजी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे खूब मारते हैं। हालांकि वो उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ कैंप पर अचानक बम का हमला हो जाता है, जिससे बचने के लिए सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं। एक फौजी भागते हुए जंगल में पहुंच जाता है। ये वही फौजी था जिसने उस मासूम औरत को मारा था, इसलिए जंगल में उसे औरत की साइकिल नजर आने लगती है। फिर औरत का भूत भी उसे डराने लगता है। वो फौजी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और तभी उसके सामने चीफ आ जाता है। चीफ उसके माथे पर एक निशान बनाते हुए कहता है, तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन यह हकीकत में चीफ नहीं था, बल्कि ओलेना थी जो उस फौजी को कत्ल कर देती है। ओलेना उसे मारने के बाद बेरहमी से उसका दिल निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। जब बाकी फौजी उसकी लाश के पास पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इतनी हद तक जा सकते हैं। तब एक फौजी ये बात कहता है कि ये सब किसी गैर फितरी ताकत का काम है, लेकिन चीफ उस बात पर यकीन न करने की वजह से उसे डांट कर चुप करवा देता है। उधर जब आंटी येवदुकिया ओलेना को उस फौजी का दिल खाते हुए देखती है तो वो बहुत खौफजदा हो जाती है। वो एक बार फिर ओलेना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलेना येवदुकिया को तकलीफ देते हुए कहती है कि मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना होश में आती है तो वो येवदुकिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। येवदुकिया अब ओलेना से डरने लगती है क्योंकि बदले की आग में वो अपनी असली पहचान खो रही थी और एक बुरी चुड़ैल में तब्दील हो रही थी। रात को ओलेना फौजियों के कैंप में जाती है और सबके लिए एक वार्निंग छोड़ देती है। अगली सुबह जब फौजी अपने साथियों की लाशें जगह पर नहीं देखते तो बहुत घबरा जाते हैं और फौरन लाशों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें वो लाशें दरख्तों से लटकी हुई नजर आती हैं। ये सब देखकर एक फौजी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद को ही मार लेता है। वो ओलेना के हाथों मरने के बजाय खुद अपनी जान लेना बेहतर समझता है। इसके बाद उस फौजी को दिखाया जाता है जिसने काटियाबुआ के साथ ज्यादती की थी। उसके जिस्म के निचले हिस्सों से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो काटिया के घर पहुंच जाता है। काटिया अपना बदला लेने के लिए उसे मारने ही वाली होती है कि वो फौजी उसके सामने गड़गड़ाने लगता है और काटिया उसे नहीं मारती। लेकिन तभी ये फौजी अपनी गन उठाकर काटिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन काटिया उसे पहले ही मार देती है। दूसरी तरफ ओलेना तमाम फौजियों के सामने आ जाती है। फौजी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। 2 फौजी आपस में ही झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी फौजी ओलेना पर गोलियां चलाते हैं, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपने घर लौट जाती है।
यही वदूकिया ओलेना के जिस्म से गोलियां निकालती है और कहती है, तुम्हें हर मौत का बदला खुद चुकाना होगा और आखिरी फौजी को मारने के बाद तुम भी खत्म हो जाओगी, क्योंकि यही वो मुआहदा था जो तुमने किया था। यही वदूकिया ओलेना को इस खेल को यहीं रोकने के लिए कहती है, लेकिन ओलेना नहीं मानती। ओलेना एक एक करके तमाम फौजियों को मार देती है, लेकिन चीफ इसके काबू में नहीं आता। वो ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि असल में ओलेना उसके पीछे खड़ी है। जिसके साथ वो गलत काम कर रहा था वो उसका एक फौजी था और ये सब ओलेना की चाल थी। ओलेना चीफ को तकलीफ देने लगती है और उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक वहां यवदूकिया आ जाती है। यवदूकिया ओलेना को बताती है, तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है। यवदूकिया ओलेना को खबरदार करती है कि अगर चेफ को नुकसान पहुंचा तो बच्चे की भी मौत हो सकती है, क्योंकि ये वही मुआहदा था जो ओलेना ने शैतानों के साथ किया था। यवदूकिया ओलेना को समझाती है, ये बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की निशानी है, और यही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी हो सकता है। ये सब सुनने के बाद ओलेना का गुस्सा कुछ कम हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके जहन में चीफ का ख्याल गूंजता रहता है जो उसके गुस्से को बढ़ा देता है। लेकिन जब ओलेना अपने डूगी को देखती है तो वो मुकम्मल तौर पर पुरस्कून हो जाती है, क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ने उस डूग को बड़ी मोहब्बत से पाला था। ओलेना आखिर में कहती है, मुआफ करना कोई हल नहीं है, क्योंकि आखिर में सब कुछ दोबारा वापस आएगा। यवदूकिया कहती है, चीफ को मारने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक और मंसूबा है। फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ पर, जिसे यवदूकिया ने मुकम्मल तौर पर पागल बना दिया था। उसके ही फौजी उसे तमाम सिपाहियों की मौत का जिम्मेदार करार देते हैं और उसे जेल ले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ओलेना ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब वो उसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। उसका बदला भी मुकम्मल हो चुका है और उसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखिए।